हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 8 विज्ञान विषय का हमारा जो चैप्टर है 6 चैप्टर चल रहा था दहन व ज्वाला। इसके 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और आज हम इसका 3rd पार्ट पढ़ने वाले हैं। और ये जो पार्ट है इसमें माचिस है उसके बारे में और पढ़ने वाले हैं। उससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने माचिस का कुछ इतिहास देखा था, प्राचीन समय की माचिस जो है उसके बारे में हमने पढ़ा था। और उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो माचिस है वो एंटीमनी ट्राईसल्फाइड, एंटीमनी ट्राईसल्फाइड, तो इसका हमने सूत्र भी लिखता था Sb2S3, Sb2S3। उसके बाद में पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट KClO3। उसके बाद में हमने देखा था जो 3rd हमने इसमें लिया था श्वेत फॉस्फोरस, और उसके बाद में हमने लिया था स्टार्च व गोंद। और इन सबको मिला के जो माचिस की तिल्ली है उसके ऊपर लपेट के तिल्ली बना लेते थे और इसे किसी खुरदरी सतह से जब हम रगड़ते थे तो रगड़ने के उपरांत जो घर्षण के कारण उष्मा होती है और वो उसमें श्वेत फास्फोरस है उसको जला देती है, प्रज्वलित कर देती है, और आग है वो जल जाती है और माचिस की तिल्ली जल जाती है। अब ये जो श्वेत फास्फोरस होता है, ये जो मनुष्य है, जो माचिस उद्योग में या दिया सलाई जो उद्योग होता है उसमें जो मनुष्य या व्यक्ति काम करता है, तो ये श्वेत फास्फोरस है वो उनके स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हुआ, ठीक है। यानी स्वास्थ्य के लिए ये नुकसानदायक होता है। कौन? श्वेत फास्फोरस। किसके लिए? माचिस उद्योग में काम करने वाले लोगों के लिए। अब इस समस्या को दूर करने के लिए, क्योंकि ये घातक है, इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए वर्तमान में निरापद माचिस के लिए, निरापद माचिस निर्माण के लिए, वर्तमान में जो माचिस बनती है उसके निर्माण के लिए क्या किया गया? इस श्वेत फास्फोरस है, ठीक है। अब इसमें देखो सामान्यतः ये एंटीमनी ट्राईसल्फाइड है, एंटीमनी ट्राईसल्फाइड Sb2S3 और पोटेशियम क्लोरेट KClO3। तो वर्तमान में जो निरापद माचिस बनती है तो उस निरापद माचिस बनाने के लिए, ठीक है, माचिस का जो सीरा होता है उसके ऊपर एंटीमनी ट्राईसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड जो होता है उसको क्या कर देते हैं? लगा देते हैं। किसके ऊपर? माचिस के सिरे के ऊपर। जैसे माचिस की तिल्ली है, इस प्रकार इस माचिस की तिल्ली के ऊपर एंटीमनी ट्राईसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट है वो क्या कर देते हैं? लगा देते हैं, जो वर्तमान में माचिस बनती है। और जो माचिस की डिब्बियाँ होती है इस प्रकार, ये जैसे माचिस की डिब्बी है, इस माचिस की डिब्बी की ये जो सतह है जिसके ऊपर हम इस तिल्ली को क्या करते हैं? रगड़ते हैं, तो उस सतह के ऊपर क्या लगा दिया जाता है? थोड़ा सा श्वेत फास्फोरस की जगह लाल फास्फोरस। क्या लगा देते हैं? लाल फास्फोरस। और कुछ मात्रा में चूर्णित कांच, चूर्णित कांच और लाल फास्फोरस यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है।
अब इस माचिस की तिल्ली को इस खुरदरी सतह जो माचिस की डिब्बिया के ऊपर है, इस खुरदरी सतह के ऊपर रगड़ा जाता है, ठीक है। और जब इसको रगड़ते हैं तो ये जो पोटेशियम क्लोरेट जो है KClO3, ये क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। ध्यान से सुनना इसको। पोटेशियम क्लोरेट अभिक्रिया करके क्या देगा, ऊष्मा उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो पोटेशियम क्लोरेट है वो अभिक्रिया करके उसने क्या करी, ऊष्मा उत्पन्न करी। और ऊष्मा उत्पन्न करने के पश्चात उसके अंदर क्या था, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, उसका क्या प्रारंभ हो गया, दहन प्रारंभ हो गया। यानी ये एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जो है वो जलने स्टार्ट हो गया। और जलने के दौरान ये जो माचिस की तिल्ली है उसके अंदर क्या हो जाती है, आग उत्पन्न हो जाती है। तो इसको फिर से एक बार और देखना, जिसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। अब देखना क्या है इसमें, वर्तमान में जो निरापद माचिस है उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जो है और पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, उनको आपस में मिश्रित करते हैं या किसी गोंद के साथ मिला देते हैं। और गोंद के साथ मिला के इसको जो माचिस की तिल्ली है उसके एक सिरे के ऊपर लगा दिया जाता है। फिर जो माचिस की डिब्बी होती है, इस माचिस की जो डिब्बी है उसके ऊपर लाल फास्फोरस, क्योंकि श्वेत फास्फोरस क्या है, उद्योग में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनके लिए घातक सिद्ध हुआ, इसलिए श्वेत फास्फोरस की जगह लाल फास्फोरस है वो कम घातक होता है। घातक तो होता है लेकिन कम होता है, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो लाल फास्फोरस है, उस लाल फास्फोरस को क्या करते हैं, ये माचिस की डिब्बी है उसकी 2 सतह होती है, उनके ऊपर इसको किसी गोंद के अंदर मिला के और उसमें कुछ चूर्णित कांच मिला देते हैं। चूर्णित कांच मिलाने का फ़ायदा ये है कि चूर्णित कांच मिलाने से जो सतह है वो क्या हो जाती है, खुरदरी हो जाती है। और जब माचिस की तिल्ली है उसको रगड़ा जाता है तो रगड़ने से क्या होगा, ये माचिस की तिल्ली है वो तुरंत क्या कर लेगी, आग पकड़ लेती है। अब देखते हैं कि जब इस माचिस की तिल्ली को उसके ऊपर रगड़ा जाता है तो उसके ऊपर रगड़ने से क्या होगा, ये पोटेशियम क्लोरेट है, ठीक है। अब ये पोटेशियम क्लोरेट जैसे ही घर्षण होगा तो घर्षण होने से, अब जैसे मान लो इस तिल्ली को हमने यहाँ पे रगड़ा, तो यहाँ पे रगड़ते ही ये KClO3 या पोटेशियम क्लोरेट जो है उसमें घर्षण होगा और घर्षण से क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगा, चिंगारी ऊष्मा टाइप कुछ उत्पन्न होगा। और ये जो ऊष्मा है वो क्या कर देती है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जो है उसको दहन करती है, उसको जलाने में सहायता करती है। और हम देखते हैं कि कुछ सेकंड के कुछ अंश में ही तुरंत क्या हो जाती है, जो माचिस की तिल्ली है वो जलने लगती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दाह्य पदार्थ जो है वो तब तक आग नहीं पकड़ सकते जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। ध्यान से देखना, ज्वलन ताप से कम ताप हो तो वो पदार्थ नहीं जलता है। जैसे कोई भी पदार्थ है उसका ज्वलन ताप फिक्स होता है, तो यदि उसको हम जलाएं तो जिसका ज्वलन ताप है उसके सामान्य ताप से क्या हो, कम हो, तो कम हो तो वो वस्तु नहीं जल पाती। तो ये चीज़ भी हमें इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अब उसके बाद में हम 1-2 उदाहरण हैं जो आपकी NCERT की जो बुक हो उसके अंदर दे रखे हैं। जैसे मान लो आपसे कुछ कहा जाए कि जो तेल होता है, हमें पता है जो खासकर खाना पकाने का तेल होता है। अब इस खाना पकाने का तेल हमने देखा होगा, जब भी हम दाल वगैरह होती है उसको तड़का लगाते हैं तो उस स्थिति में जो खाने का तेल है उसके अंदर कई बार क्या होता है, आग लग जाती है, ठीक है। तो इस आग लगने का जो प्रमुख कारण है वो क्या है, तो इसके लिए हमने ये देखा वो उसका है ज्वलन ताप। यानी जब ताप को इतना अधिक बढ़ाएंगे कि वह ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक हो जाए तो उसके अंदर क्या लग जाती है, आग लग जाती है। तो अब हम देखते हैं कि कमरे के ताप पर
सामान्यतः कमरे का ताप कितना होता है? कमरे का ताप 25 से 30। तो ये अलग अलग मानते हैं, सामान्यतः 25 भी मान लेते हैं और 30 भी मान लेते हैं। तो हमें लगभग इतना ध्यान रखना है, या तो 30 मान सकते हो या 25 डिग्री कमरे का ताप मान सकते हो। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि मिट्टी का तेल जो होता है, जिसको हम केरोसिन बोलते हैं, मिट्टी का तेल और जो लकड़ी होती है, कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और जो लकड़ी होती है वो सामान्यतः आग नहीं पकड़ पाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और जो लकड़ी है उसमें सामान्यतः आग उत्पन्न नहीं हो पाती है। अब ये आग क्यों नहीं उत्पन्न होती है, इसके पीछे कारण क्या है, तो इसको अभी हमने जाना। तो इसका जो प्रमुख कारण है वो होता है ज्वलन ताप। यदि जो हम तापमान बढ़ाते हैं उस तापमान का मान ज्वलन ताप तक या उससे ऊपर जब तक नहीं चला जाता तब तक उसमें आग नहीं लग पाती है, वो आग नहीं पकड़ता है। अब इस मिट्टी को तेल को किसी पात्र में डालते हैं। ठीक है। इस मिट्टी को तेल को यदि किसी पात्र में डाला जाता है तो पात्र में डालने के दौरान होता क्या है, ध्यान से सुनना है इसमें। जब इसको पात्र में डाल देते हैं तो पात्र में डालने के पश्चात यदि इसको गर्म करते हैं और अधिक गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि जो मिट्टी का तेल है उसमें कुछ समय के पश्चात आग उत्पन्न हो जाती है। तो ये आग क्यों लगती है? जब मिट्टी के तेल को गर्म करते हैं तो गर्म करने से उसमें आग लग जाती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि गर्म करने से उसका ज्वलन ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। ज्वलन ताप यानी टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें पता है ज्वलन ताप भी बढ़ेगा। तो ज्वलन ताप जब बढ़ जाएगा तो उसमें आसानी से आग लग जाती है, आग लग जाती है। तो इस प्रकार हम इसको अच्छे से जान सकते हैं, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब एक क्रियाकलाप हम करते हैं। सामान्यतः एक क्रियाकलाप के द्वारा इस ज्वलन ताप के जितने भी जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, उसको हम देखते हैं। सामान्यतः एक क्रियाकलाप या प्रयोग के द्वारा इसको हम समझते हैं। तो हमने अभी माचिस है उसके बारे में अच्छे से समझ लिया। तो अब आई होप कि आपको ये जो माचिस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, या आप बता सकते हैं कि जो माचिस है उसके निर्माण में किसका सामान्यतः उपयोग किया जाता है। अब एक प्रयोग या क्रियाकलाप के द्वारा हम इसको समझते हैं। तो हमारा ये फोर्थ क्रियाकलाप रहने वाला है, उसके द्वारा हम इसको कुछ समझ लेते हैं। अब ये है क्या, उसको हम देखते हैं। अब हमें क्या करना है, सामान्यतः ये जो कागज़ है उसके कप बनाने, कागज़ के कप। जैसे मान लो हमने ये एक पात्र ले लिया और ये दूसरा पात्र ले लिया। अब इस पात्र में हम क्या करते हैं, यही जो पात्र है बात इसी की करेंगे हम। ये लो जी, ये हमने पात्र ले लिया। ठीक है। और दो हमने किसका निर्माण कर लिया, कागज है उसके कप का निर्माण कर लिया। तो ये ए स्थिति है और ये क्या है, बी स्थिति है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इस कागज के कप में ए वाले में लगभग 500 ml 500 ml क्या डाल देते हैं, जल डाल देते हैं। और ये जो कागज है इसको क्या रख देते हैं, खाली। ये कागज हमने क्या रखा, खाली। और इसमें 500 ml क्या डाल दिया, जल डाल दिया।
अब हम क्या करते हैं, इन कागजों को यहाँ पे जैसे हमने लगा दी मोमबत्ती, ये क्या है, मान लो मोमबत्ती है, या किसी भी हम जैसे इसको अलग करके और ऐसे इस प्रकार इसको दर्शा दिया और यहाँ पे मोमबत्ती रख दी, ठीक है। अब मोमबत्ती के द्वारा इन दोनों कागजों को क्या करते हैं, गरम करते हैं। तो गरम करने पर जो खाली कप बनाया हमने कागज का, वो क्या लगता है, जलने लगता है। ये जो खाली कप है वो क्या होगा, जलने लग जाएगा। और ये जिसके अंदर हमने जल डाला है, वो जल वाला जो कप हमने लिया है वो जलेगा नहीं। क्यों नहीं जलता है, अब इसके पीछे भी कारण है। अब ये कप है वो नहीं जलेगा और ये जलने लगेगा और कुछ समय पश्चात ये जल जाएगा, लेकिन ये नहीं जलेगा। अब ये क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि हमने इसके अंदर क्या डाला है, जल डाला है। अब जल डालेंगे तो क्या होगा, ये जल है, इस मोमबत्ती के द्वारा इस कागज को गर्म करते हैं तो ये जो सतह है वो क्या है, नम है, गीली है। तो यहाँ से जो उष्मा जाएगी तो उस उष्मा को ये जो जल है, अंदर का जो जल, वो क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। और ग्रहण करेगा तो इस जितनी भी उष्मा उसको मिलती जाएगी, इस सतह के जो कण हैं वो ग्रहण करते जाएंगे। और ऊपर की जो सतह पे जितने भी कण हैं उनके जो उष्मा है वो शून्य है, बहुत कम है। तो ये उष्मा को ग्रहण करते जाएंगे। फिर क्या होगा, यदि इसके टेम्परेचर को और इसको और अधिक गर्म करते गए तो क्या होगा, ये उष्मा जो है वो यहाँ से होती हुई फिर क्या कहाँ चली जाएगी, वायुमंडल में। और वायुमंडल में किस रूप में ये चली जाती है, जलवाष्प के रूप में चली जाती है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि यदि इसको और अधिक समय तक गर्म किया जाए तो इसके अंदर रखा जो पानी है वो क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। और गर्म होकर उसकी जलवाष्प बनने लगती है और ये वायुमंडल में जो है वो आसानी से चला जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जलाने के दौरान जब भी वस्तु को जलाया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उष्मा जो है उसका संचरण होता है, विकिरण के रूप में वायुमंडल में जो है वो आसानी से चली जाती है। तो इस प्रकार हम इस प्रयोग के द्वारा ये समझ सकते हैं कि जब जल को जैसे से गर्म करते हैं तो गर्म करने से जो उष्मा है वो किस प्रक्रिया के द्वारा, चालन के द्वारा, एक जो प्रक्रिया है उसका नाम है चालन। और इस चालन की प्रक्रिया के द्वारा किस में जाएगी, जल में। और जल में चली गई तो जल से फिर धीरे धीरे उष्मा है वो वायुमंडल में चली जाती है और जल है वो क्या होने लगता है, उबलने लगता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो उष्मा है वो किस प्रकार से संचरित होती है। तो जल की उपस्थिति में जो ताप है वो कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता। ताप जो है वो उसके ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है। और जब ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचेगा तो वह जलता नहीं है, है। तो यदि हम इसको सीधे से दो शब्दों में इसको पढ़ना चाहिए तो हम लिख सकते हैं कि जो बी हमने पात्र लिया है उसके अंदर जो कप लिया है कागज का, अब इस मोमबत्ती से जलाते हैं तो जलाने से इस कागज का जो ज्वलन ताप है उस ज्वलन ताप से अधिक ताप उसको मिलेगा और वो जलने लगेगा। लेकिन ये जो स्थिति है, उस स्थिति में यदि मोमबत्ती से इसको जलाया जाता है तो जलाने से क्या होगा, जो जल इसके अंदर डाला है ये जल क्या करेगा, इस कागज के ज्वलन ताप तक, यानी जल के कारण इस कागज का जो ज्वलन ताप है
वो नहीं बढ़ पाता है, ताप इसका नहीं बढ़ पाता है, अर्थात इसके द्वारा जो ताप हो वो ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है। और जब ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचेगा तो जो कागज हमने लिया है वो नहीं जलेगा या नहीं जल सकता है। तो इस प्रकार हम इस क्रियाकलाप के द्वारा ज्वलन ताप है उसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब अगला इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, वो आता है ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं, ये किस प्रकार से जो है वो कार्य करते हैं, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो अगला जो पॉइंट है उसका नाम है ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं इसके बारे में अब हम देखेंगे। तो इसको यदि हम परिभाषित करें तो कैसे कर सकते हैं, तो इसको यदि हम परिभाषा के रूप में लिखें तो जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो सरलता से आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होते हैं, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है या इसको या इन पदार्थों को इसको जलाने से, जब इनको जलाया जाता है या जलाने से ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण लिखते हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, पेट्रोल, एल्कोहल भी हम लिख सकते हैं, डीजल, फिर जैसे सीएनजी, एलपीजी, तो ये सब गैस, फिर जैसे सीएनजी है और एलपीजी, ये सब क्या है? ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। और ज्वलनशील पदार्थ को हम यदि परिभाषित करें तो कैसे लिख सकते हैं कि जिन पदार्थों का ज्वलन ताप क्या होता है? बहुत कम होता है, या इसको यदि हम जलाएं तो जलाने के साथ ये ज्वाला के साथ या ज्वाला की उपस्थिति में तुरंत आग उत्पन्न कर देते हैं, आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे केरोसिन है वो भी ज्वलनशील है, एल्कोहल है वो भी क्या है? ज्वलनशील है, डीजल है, पेट्रोल है, सीएनजी है, एलपीजी है, तो ये सब कौन से पदार्थ कहलाते हैं? ज्वलनशील पदार्थ जो हैं वो कहलाते हैं। तो इस प्रकार ये जो आज को वीडियो जो रहा है तो उसमें हमने एक क्रियाकलाप के द्वारा अच्छे से जाना कि ज्वलन ताप जो है उस ताप तक यदि हम पदार्थ को गर्म नहीं करेंगे जब तक तो वह नहीं जलेगा। उसके लिए हमने एक प्रयोग के द्वारा इसको अच्छे से जाना। फिर जैसे वर्तमान में निरापद जो माचिस है उसके निर्माण में किस प्रकार से उसका उपयोग होता है, वो कैसे कार्य करती है, उसको हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने लास्ट में जो पढ़ा वो ज्वलनशील जो पदार्थ है उसके बारे में हमने अच्छे से जाना। तो हम अगला जो हमारा वीडियो होगा उस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जब आग लग जाती है तो उस आग पर नियंत्रण हम किस प्रकार से पा सकते हैं या किस प्रकार से पाया जा सकता है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे या करने वाले हैं।